नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर डीके गुप्ता। आज हमारे फिलिक टॉक शो में ऋचा जी आई हुई हैं और आप सब जानते हो, मुझे लगता है ऋचा जी किसी भी डिटेल्ड पहचान की जरूरत नहीं है। उनका अपना चेहरा इतना पॉपुलर है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो आपका यूट्यूब हो या एंकरिंग करी हो उन्होंने इतनी सारी, उसकी वजह से उनकी पहचान इतने सारे तबकों में हर व्यक्ति उनको अच्छी तरह से जानता है और सबको टच मूव इंस्पायर करती रहती हैं। ऋचा जी आज हमारे साथ हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। तो ऋचा जी की थोड़ी सी स्टोरी बताते हैं कि ऋचा जी क्या करती थी, कैसे ऋचा जी फेमस थी। बहुत एक एज ए टीवी एंकर कई सारे बड़े बड़े चैनल्स में, मीडिया हाउसेज में काम किया है। उनके कई सारे शो बहुत पॉपुलर हुए, जैसे करंटली जो उनका ज़्यादा ज़िंदगी विद ऋचा चल रहा है, वो यूट्यूब शो है, बहुत पॉपुलर है। मतलब हर तबका उसको देखता है, लोग इंतजार करते हैं, वेट करते हैं। इससे पहले IBN7 में और कई सारे और चैनल्स में काम किया। IBN7 उनका ज़िंदगी लाइव था, एक शो बहुत पॉपुलर था, लोगों को टच मूव इंस्पायर करता था उसके इमोशंस में। वो ऐसी स्टोरीज लेके आती थी अनटच करी हुई लोगों से, जिनको पता नहीं होता था। अब वो स्टोरीज जब वायरल होती थी, लाइव होती थी, उस समय लोगों की जो इमोशंस थी वो बाहर आ जाती थी और कहीं ना कहीं सबको टच मूव इंस्पायर करती थी। और शायद बहुत सारे लोगों का जो नज़रिया था, जो उनका व्यक्तित्व है, एटीट्यूड है, शायद आपके शो से चेंज हुआ है। इसके बाद 92% BFM में काम किया हमने, एज ए होस्ट काम किया वहाँ पे, एज ए RJ काम किया। उसमें बहुत सारे जो दिल्ली के मुद्दे थे, सिविक के, चाहे ट्रैफिक के, चाहे वुमेन एम्पावरमेंट के, ऐसे बहुत सारे मुद्दों को उठाया, बहुत सारे लोगों को टच मूव इंस्पायर किया। तो कहीं ना कहीं ऐसे काम किए हैं। वैसे बहुत सारे लोग काम करते हैं मीडिया में, बट कुछ ऑब्जेक्टिव का गोल नहीं होता, या करते भी हैं तो कोई इम्पैक्ट नहीं होता। और ऋचा जी के जितने भी शो चल रहे थे, उन्होंने कहीं ना कहीं सोसाइटी में बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया है, बड़ा डेंट दिया है। इसलिए इनकी पहचान इतनी अच्छी है कि हर व्यक्ति इनको अच्छे से जानता है। तो आज हम आपका स्वागत करते हैं मैम। थैंक यू सो मच फॉर द टाइम। और आज अच्छा दिन है कि आज हमने फेलिक्स का अपने स्टूडियो का उद्घाटन किया है, मैडम के हाथ से फीता कटवाया, मैडम चीफ गेस्ट। बड़ा अच्छा लगा मुझे कि आपने अपने बहुमूल्य समय से हमारे कुछ समय स्पेयर किया और आप आई, और आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद फेलिक्स की पूरी टीम की तरफ से। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। तो कुछ सवाल पूछ सकता हूँ मैं आपसे? आप पूछिए, मैं तो काफी नर्वस हो रही हूँ कि क्या पूछेंगे आप। परमिशन ले लूँ अगर आप चाहें। आप तो सबका इंटरव्यू लेती रहती हो, आज मैं आपका इंटरव्यू लेता हूँ, मेरी थोड़ी पहचान बढ़ जाएगी लोगों के बीच में। नहीं। तो मैं ऐसे पूछता हूँ आपको, जैसे आज तो आप आई, मैं डॉक्टर हूँ, क्या आपके घर में फैमिली में कोई डॉक्टर कनेक्शन या मेडिकल कनेक्शन कोई रहा है क्या? बिल्कुल, मैं तो डॉक्टर की बेटी हूँ और मेरे फादर का भी डॉक्टर है। और जैसे 90s में होता था, छोटे शहर में बहुत करियर ऑप्शंस नहीं होते थे, तो अगर आपने बायो ली हुई, मतलब मेरी मैथ्स बहुत खराब थी तो बायो में ही थी, तो PMT की तैयारी भी की है, कोचिंग ली है बाकायदा लखनऊ जाकर। 2 या 3 साल में क्या से लगातार PMT में अपेयर की हूँ। एक बार डेंटल और एक बार फार्माकोलॉजी क्लियर भी किया था, बट वो करना नहीं था। और आजकल हम लोग कहते हैं ना डॉक्टर, मेंटल हेल्थ की इतनी बात होने लगी कि भाई डिप्रेशन। अब मैं जब व्हेन आई लुक बैक तो मुझे लगता है शायद उस समय मुझे डिप्रेशन हुआ होगा, क्योंकि मैं सोचती थी ये फ्रेंड भी सिलेक्ट हो गई, वो फ्रेंड भी सिलेक्ट हो गई। अच्छा, ज़्यादा दुख जब होता है आपके दोस्त सिलेक्ट हो जाते हैं और आप नहीं हो। तो ये बहुत लो फेज मैंने देखा है, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं बन पा रही थी। लेकिन आज जब मैं वापस मुड़कर देखती हूँ तो मुझे लगता है बहुत अच्छा हुआ कि नहीं बनी, क्योंकि मुझे लगता है मैं डॉक्टर बनती तो बहुत खराब डॉक्टर बनती, मतलब बनी नहीं पाती। मैं MBBS कंप्लीट नहीं कर पाती। और भी कोई सहमत नहीं होगा कि आप अच्छी डॉक्टर नहीं बनती? मैं MBBS कंप्लीट ही नहीं कर पाती। आप प्रैक्टिस कर नहीं पाती, आप थेरेपी ज्यादा करती, लोगों को दवाइयाँ बांटती ज्यादा, और शायद कॉमर्शियल डॉक्टर नहीं बन पाते जैसे आजकल चल रहा है। हाँ, मेरे फादर भी एक्चुअली ऐसे ही हैं, तो नहीं कर पाते। बिल्कुल। वैसे ही जैसे आप डॉक्टर की फैमिली के साथ में बताया कि फादर इन लॉ डॉक्टर है, आपके फादर डॉक्टर है, तो कुछ ऐसा कोई इंसिडेंट जो आपको बहुत टच करता हो डॉक्टर की लाइफ से, जिसने आपको मतलब ऐसा फील कराया हो कि काश मैं भी डॉक्टर बन के देश की सेवा करती, किसी और की सेवा करती? नहीं, तो हम तो उस समय सोचते थे, उस समय अब चाहे वो रैट रेस थी सबको देखकर डॉक्टर का, लेकिन बाद में जब एक इंसिडेंट, लेकिन मैं आपको नहीं अपने बचपन का बताती हूँ। बचपन में क्या हुआ उस समय, एक कोई मेरे पापा घर पे नहीं थे। अच्छा, उस समय मोबाइल फोन नहीं होते थे कि अब डॉक्टर चला गया तो चला गया। तो एक ना बहुत गरीब आदमी अपनी वाइफ को लेकर एक बार आया कि डॉक्टर साहब हैं। तो हम लोग बहुत छोटे थे, मुझे याद है, मैं और मेरा भाई बहुत छोटे थे। हमने कहा वो तो है नहीं, आप थोड़ी देर बाद आ जाना। तो उसने ना कुछ ऐसी बात कही कि अब दोबारा आएंगे। और मैं आपको बात बता रही हूँ, लेट 80s की, मतलब अब छोटी थी। तो उसने शायद कुछ कहा होगा कि 2 रुपए और लगेंगे या 5 रुपए और लगेंगे, ऐसे कुछ। हाँ, आऊँगा जाऊँगा तो 2। वो गया, मैं रोने लगी। और मेरे पापा आए ना तो मैं लड़ने लगी कि आपने किसी को टाइम दिया था, एक गरीब आदमी आया था। मैं तो लड़ने लगी और रोई जाऊँ। पापा को बहुत बुरा लगा। फिर जो आदमी और उसकी पत्नी दोबारा आए ना, तो मेरे पापा ने उसको देखा, फिर उसको दवाई अपने घर से दी और उसको ऊपर से पैसे दिए कि भाई मेरी बेटी आज इतना गुस्सा हुई है कि तुमको मैंने 2 चक्कर लगवा दिए। तुम, आई वॉज वेरी एंग्री। पापा आपको नमक ने ऐसी इमोशंस, ऐसी दवाई और पैसे दिए उसको, मतलब पैसे लेना तो छोड़ दीजिए। तो मुझे वो पता नहीं, इंसिडेंट कभी भूलता नहीं है। तो आपको अगर क्या इंस्पायर करता है डॉक्टर से? अगर आज के डॉक्टर्स को देख के, अपने फादर इन लॉ देखा, अपने फादर को देखा, क्या
डिफरेंस आ गया और क्या चीज़ इंस्पायर करती है जिससे कि आप बाकी लोगों को बोलेंगे ऐसे ही इस सेवा के भाव में दोबारा आना चाहे, इस प्रोफेशन में आना चाहे? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि उस समय भी क्या होता था, कुछ डॉक्टर्स ऐसे थे जिनके लिए हम लोग सुनते थे कि अरे वो बहुत कमर्शियल है, या कि मतलब एक डॉक्टर का उस जमाने में हमने किस्सा सुना कि फैमिली लेके गई अपनी गाड़ी में, और डॉक्टर जब पहुंचे तो पेशेंट वाज डेड, लेकिन डॉक्टर ने अपनी पूरी फीस ले ली। तो जब हम लोगों ने सिर्फ किस छोटे शहर में किससे जल्दी वो हो जाते हैं तो सुना ही तो बुरा लगा कि, और मेरे पापा भी बहुत गुस्सा हो रहे थे, ये थोड़ी हमारा प्रोफेशन है कि हम डेड पेशेंट की भी सिर्फ आने जाने का उसी के खर्चे पे गए हो तो फीस कैसे ले ली। तो और उस जमाने में ऐसे डॉक्टर्स थे, एक मुझे याद है झांसी में सर्जन थे, हम लोग सुनते थे कि वो महीने में 1 या 2 सर्जरी और देखते रहते थे कि कोई पेशेंट बहुत गरीब है तो फिर फ्री सर्जरीज करते थे। तो मुझे लगता है डॉक्टर हर प्रोफेशन में चाहे इंजीनियर, डॉक्टर, ब्यूरोक्रेट, नेता, एक सेंसिटिव लोग होते हैं और एक जो सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि पैसा हम सबको कमाना है, डॉक्टर को भी कमाना है, सबको अपना घर चलाना है, सबको ग्रो करना है, सबको हॉस्पिटल चलाने, बट मुझे लगता है एक एलिमेंट ऑफ सेंसिटिविटी, इंसानियत रहे तो अच्छा रहता है। और जो प्रोफेशन है वो शायद सेवा भाव ही है। एग्जैक्टली। अगर हम एम्पैथी नहीं हमारे पास, मतलब दूसरे का दर्द हम फील नहीं कर सकते, उससे हम टच वो इंस्पायर नहीं हो सकते, उसके दर्द को फील करके उसके हिसाब से पेशेंट सेंट्रिक इलाज नहीं दे सकते, तो मुझे लगता है कि हमें इस फील्ड में किसी को आना चाहिए। और मैं आपसे एक और ऐसा बात कमाना है। हाँ, और भी चीजें हैं नहीं, और एक और चीज है, आप गुरु को हम कहते हैं कि गुरु गोविंद की मतलब ईश्वर को मानते हैं, और दूसरा किसको, किस प्रोफेशन को भगवान का दर्जा देते हैं, वो डॉक्टर है। और मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस तब की जब मेरी माँ को कैंसर हुआ, जब अस्पताल में थी। आप बिलीव करेंगे, मैंने जो डॉक्टरों को सर्जरी करने वाले थे उन दोनों को सुबह मैसेज किया कि आज मेरे लिए आप भगवान है इस धरती पर। तो मुझे इनफैक्ट मेरी फैमिली ने गुस्सा भी हुआ कि किसी डॉक्टर को ऐसे प्रेशर में नहीं डालते जब वो सर्जरी करने जा रहा हो, लेकिन मुझे एक्चुअली उस दिन वो 2 डॉक्टर्स भगवान ही तो लग रहे थे। तो मुझे लगता है जो डॉक्टर्स वो दर्जा अपना भूल जाते हैं, भगवान ने मतलब देवदूत तो है ही, देवदूत है, मतलब तो है ही, वही बचाने वाले थे जो वो कर रहे हैं। भले ही भगवान सब कुछ कंट्रोल कर रहा हो, हाँ। बट एक जरिया एक चाहिए, एक channel चाहिए, टूल चाहिए, वो शायद डॉक्टर है। और डॉक्टरों के बाद हमेशा फील करनी चाहिए कि उनके मन में, उनके तन में, उनके आंखों में सेंसिटिविटी जैसा होता है वो जरूर होना चाहिए, ह्यूमन टच होना चाहिए। आज तो ह्यूमन टच करने वो मिसिंग हो रहा है। आपने मीडिया में जाना क्यों सोचा? अगर मान लिया कि हमने कि डॉक्टर नहीं बना, डॉक्टर बनने से रह गए, चूक गए, शायद लोगों को लिए भला नहीं कर पाए उस प्रोफेशन के, बट मीडिया चैनल तो ऐसा था उस टाइम, आपके टाइम में तो फीमेल बहुत कमाती थी, परस्यू नहीं करना चाहती थी, था भी नहीं, टीवी तो था ही नहीं। हाँ, तो क्या ऐसा था, किसको देख के इसमें आए? नहीं, मुझे लगता मैं नहीं आई, सच बताऊं आपको। कई बार आपकी नियति आपको उस जगह ले जाती है जहाँ शायद आपको जाना, और मैं मानती हूँ डेस्टिनी में, मैं बहुत बिलीव करती हूँ, क्योंकि एज अ सेड झांसी में तब कोई जर्नलिज्म, कोई करियर नहीं था, टीवी बहुत बाद में आया। मैं तो दिल्ली आई, मैं झांसी की हूँ रहने वाली हूँ, तो मैं दिल्ली आई थी कंप्यूटर कोर्स करने। उस जमाने में एप्टेक और एनआईटी होते थे, मैं एप्टेक का कंप्यूटर कोर्स करने दिल्ली आई थी। हाँ, वो सब शुरू करके तो मैं सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग का कोर्स कर रही थी 3 साल का, 3rd ईयर करने दिल्ली आई थी। और एक एनजीओ है स्पिक मेके, उसके साथ जुड़ी हुई थी, तो दूरदर्शन वाले आए थे स्पिक मेके पे फिल्म बनाने, और ऐसे ही हमारे वो जो थे डॉक्टर किरण सेठ, उन्होंने कहा रिचा की भी साउंड बाइट ले लीजिए। तो जब मैंने साउंड बाइट पता नहीं क्या तो बोला होगा कैमरे के सामने, बट दूरदर्शन के कैमरा पर्सन ने कहा कि बहुत फोटोजेनिक है और अच्छा बोल रहे हैं, क्योंकि छोटे शहर से आते हिंदी और तो है। सारे जितने लोग देख रहे हैं, मतलब इनके जो इंस्टाग्राम के फोटो होते हैं उन लोग को देख के ऐसा नहीं लगता, अगर आपने देख लिया उसमें लाइक ना करो और कमेंट ना करो, आप आगे नहीं निकल सकते। वहाँ जाके अंगूठ है, और मैं तो इंस्टाग्राम को जब भी अपना अकाउंट खोलता हूँ पहले फोटो आपकी दिखती है, पता नहीं आपने कुछ वायरल फोन में सीरियसली। और जब भी देखता हूँ तो मतलब आपके अंदर वो जिंदा दिली, जो वो एक इंसानियत जो झलक रही होती है आंखों से, तो काइंडनेस तो रियली एडमायरेबल। तो बस वही 196 में मुझे दूरदर्शन में एक अंकुर करके शो आता था, गार्डनिंग के ऊपर होता था। अच्छा। उसकी एंकरिंग मिली थी। आप सोचिए 96 में महीने में 2 ड्यूटी मिलती थी, 500 रुपए मिलते थे एक शूट के, बट वहां से मेरी शुरुआत हुई थी। तो जैसे जब वो शुरुआत थी, आपने देखा उस समय का अलग माहौल था, दूरदर्शन होता था, लोगों की रिस्पेक्ट होती थी, बड़ा कंटेंट बड़ा जेन्युइन होता था, कोई कंपटीशन नहीं होती, रेट रेस नहीं होती थी, लेफ्ट राइट नहीं होता था, बहुत सारी चीज़ें नहीं होती थी। अब कहाँ देखते हो जो मीडिया का इस समय क्या रूप है, क्या हाल है, क्या कुछ कमेंट करना चाहेंगे उस पर? एक्चुअली ये तो देखिए, जब मैं 2002 में फिर मैंने जी न्यूज़ ज्वाइन किया, फिर मैं प्राइम टाइम एंकर रही, बहुत साल मैंने एंकरिंग की। जब जिंदगी लाइव आया तब मैंने अपनी न्यूज़ एंकरिंग कम की, बट उस समय भी आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे नहीं याद इतने साल में कि कभी हमें कहा गया हो कि चैनल को ये लाइन लेनी है या ये बोलना है। चीखना चिल्लाना तो एक्सिस्ट ही नहीं करता था हमारे लिए। हम बहुत बहुत ऑब्जेक्टिव, और हम कभी जजमेंट कि हम बताएंगे गेस्ट को कि क्या सही है क्या गलत है, ये सब तो कभी था ही नहीं। इनफैक्ट ये बहुत जैसे जैसे बदलने लगा। हाँ, ये जरूर मैं कहूँगी कि हमारे दौर से वो एक तरह का, अगर हम डाउनफॉल यूज कर सकते हैं वर्ड, वो शुरू हुआ। आपको याद होगा आरुषि मर्डर केस जब नोएडा में हुआ,
मेरा ऐसा मानना है कि मीडिया ने बहुत ख़राब तरह से उस केस को डील किया था। या एक बच्चा जब गड्ढे में गिरा था, हाईलाइट कर देते हैं। नहीं, और वो एक बच्ची जो मर गई है, उसके मोबाइल की डिटेल्स, कॉल डिटेल्स खंगाले गए, उसके SMS, ऐसा क्यों मीडिया का मतलब एक पतन तो नहीं कहूँगा, TRP डाउनग्रेडिंग, टीआरपी के रेट से टीआरपी की एड्रेस उस चैनल नहीं चला दे। आप प्रिंस गड्ढे में जब गिरा तो एक चैनल ने उसको जब चलाया तो दूसरे चैनल कोई और खबर ले ही नहीं पाए। तो वो हम देख रहे थे ग्रेजुअली कि हम कहाँ जा रहे हैं। हमको लगता है कुछ गाइडलाइंस या कुछ मतलब अनकही गाइडलाइंस ऐसी होनी चाहिए सो दैट इन लोगों को कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं भावनाओं को कंट्रोल करते हुए किसी के निजी उसमें क्षेत्र में ना जाए और इस तरह की चीज़ों को हाईलाइट ना तो होनी चाहिए। हम लोग शादी ब्याह में, जैसे मुझे याद है सानिया मिर्जा की शादी, तो आज खाना क्या बन रहा है आप देखते हैं, कितनी बार कितना पक जाते हैं। ये कोई हो गया भाई, मुझे याद है मेरे टाइम हमारे वीरेंद्र सहवाग के यहाँ शादी थी तो मीडिया को भगा दिया गया था। जैसे उनका काम तो वो दिखाना है जो दर्शक पसंद करेंगे। अगर क्या दर्शकों को क्या बोलना चाहोगे, जैसे हम कहते हैं ना हाँ, वोट ये करते आपने हैं, बहुत अगर वोटर सही लोगों को चूज करेगा तो वोटर पार्टी भी वही बोलेगी, ठीक है। ये आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि क्या होता है ना, अपने ड्राइंग रूम में बैठ के हर कोई कह देता है अरे मीडिया बकवास दिखा रहा है। जब आप मीडिया के एक संपादक से पूछेंगे तो वो कहेंगे भाई इसी जो जितना घटिया शो होगा उसकी रेटिंग आती है। तो मैं कभी कभी जब भी जाती हूँ, लोग मीडिया पे क्वेश्चन करते थे तो मैं बोलती थी आप देख क्यों रहे हो। किसी ने मुझसे एक बार कहा उस जमाने में, आपके चैनल ने पता नहीं 30 घंटे कितने घंटे प्रिंस गड्ढे में गिरा है वो स्टोरी दिखाई। तो मैंने कहा आपने देखी इतने घंटे, आपको कैसे पता इतने घंटे चली, क्योंकि आप देख रहे थे, और चूंकि आप देख रहे थे तो मीडिया दिखा रहा। तो वो ना वन वे नहीं है, तो नाली दोनों हाथ में बजती है। आप जैसे लोग जिन्होंने दोनों पहलू देखे हैं, जिन्होंने दर्शकों के साथ भी काम किया, उनको भी टच मूवी इंस्टॉल किया, मीडिया के बहुत सारे मीडिया हाउसेस में काम किया, तो आपको मुझे लगता है इन लोगों को भी जागरूक करना चाहिए, दर्शकों को भी, कि दर्शक जागो नहीं बोलते, जागो दर्शक जो बोलते हैं कंज्यूमर के लिए बोलते हैं। हम तो अपने काम के जरिए कर सकते हैं। तो काम के जरिए कि भाई आपको कुछ इंस्पायरिंग देखना चाहिए, कुछ एजुकेट करे, कोई अवेयर करे, कुछ आपको कुछ नई चीज़ बताए, सो दैट आपको उससे पॉजिटिव इम्पैक्ट ला पाए सोसाइटी में। अगर ऐसे नेगेटिव सोच को देखेंगे जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, जिससे कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, कोई गोल नहीं है, कुछ नहीं है, तो ऐसे देखने से फ़ायदा क्या होगा। इसमें टाइम आप एयर टाइम भी ख़राब कर रहे हैं, मुझे लगता है उनकी TRP को बढ़ा रहे हैं, रेट रेस को बढ़ावा दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं कल्चर बहुत खराब। देखिए जिम्मेदारी ऐसा नहीं मीडिया हाउसेस के संपादकों की नहीं है, उनकी भी है कि आप क्या सिर्फ TRP कमाने आए थे, सिर्फ पैसा कमाने आए थे। अब हम लोग आज हो जाए, जिंदगी लाइव बंद हुए कितने साल हो गए, आज भी जब मैं कहीं जाती हूँ तो कोई कहता है ना आपने वो गोविंद जायसवाल की कहानी दिखाई, तो गोविंद जायसवाल एक रिक्शे वाले के बेटे से जो IAS बने, आज देखिए कितना अच्छा हुआ, 12th फेल हिट हुई ना। ऐसी फिल्में बननी चाहिए। मैं तो ऐसी कहानियां कब से सुना रही हूँ कि ऑटो वाले के बेटा IAS बन गया, इलेक्ट्रिशियन का बेटा IAS बन गया। उन स्टोरीज को आप व्यूज दीजिए ना। पता है मैं पॉपकॉर्न बेचता था। क्या बात कर रहे हैं, तब आपका करना चाहिए हमको। सीरियसली फादर एक्सपायर हो गए थे जब मैं 9-10 साल का था सिर्फ, और गांव से नोएडा आ गया था, और नोएडा में वहाँ से मैं सेल्फ मेड हूँ। वहाँ से मैंने जो जितना बड़ा एम्पायर क्रिएट किया है वो सेल्फ मेड, स्कूल में दाखिला कराने से लेके कोई साथ नहीं गया मेरे, सब कुछ अपने आप ही गया। और बहुत सारे मेडिकल कॉलेज में जाना, वहाँ पैसे नहीं होता था, मैथ चलाना होता था, मैथ चला के वहाँ के बच्चे अपनी पढ़ाई करी, अपनी सिस्टर को पढ़ाया, उसको साइंटिस्ट बनाया, और फाइनली मेरा CPMT में जैसा आपका जब मैंने भी तैयारी की थी तो मेरा सिलेक्शन हो गया था, मेरी सीट बेच दी थी करप्शन में। उसके मुख्यमंत्री से मिला, मुख्यमंत्री से लड़ाई करी, इन्वेस्टिगेशन कराया, चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, पता नहीं कहाँ रजिस्ट्रार, वाइस चांसलर, और धक्के खा के एक समय के लेट भी हो गया इस बार, और मैंने अपने हक के लिए लड़ता रहा जब तक मुझे सीट नहीं मिल गई। क्या बात है, देखिए ऐसी कहानियां दुनिया तक पहुंचनी चाहिए। तो मेरे कुछ चीज टच मूवी इंस्पायर करने लोगों को कुछ फायदा हो, इम्पैक्ट हो। अच्छा, कुछ ऐसा बताना चाहोगे जो आपके कैरियर में कुछ बड़ा पॉजिटिव रहा हो या कोई बड़े नेगेटिव इम्पैक्ट रहा हो मीडिया कैरियर में, जिस जो आप आज तक आपको याद रहता है? देखिए मेरी लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी लाइव ने बदली, क्योंकि ऐसा नहीं होता, और मैं एज अ पर्सन भी बदली, क्योंकि मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, क्योंकि ऐसा थोड़ी कि पहले मैं शिकायतें नहीं करती हूँ लाइफ में, या वाई मी मेरे साथ, लेकिन जब मैंने जिंदगी लाइफ की, अब आप सोचिए ऐसे जैसे मैं आपके साथ बैठी हूँ, मेरे साथ एक एसिड अटैक सर्वाइवर बैठी है जिसका पूरा चेहरा जला हुआ है, या एक माँ बैठी है, वो माता पिता बैठे हैं जिनका बेटा मुंबई में कमांडो संदीप उन्नाकृष्णन की डेथ हुई, जब शहीद हुए वो, किसी के बच्चे राइट्स में, किसी की फैमिली। तो मुझे ऐसा लगता था मेरा दुख तो, मेरा क्या दुख है मुझे बताइए जिंदगी में। और अब डॉक्टर गुप्ता मैं बिल्कुल ये सोचती हूँ कि अगर मतलब काम कर रहा है आपका, सारे अंग काम कर रहे हैं, सर के ऊपर छत है और पहनने को कपड़े हैं और खाना है आपके पास, यू आर ब्लेस्ड। तो जिंदगी लाइफ के बाद में ना मैंने जिंदगी में शिकायतें करनी छोड़ दी हैं। तो आई हैव चेंज। सबसे अगर मेरी पूरी लाइफ भी, जब मैं बिल्कुल मर भी रही होंगी तो मुझसे पूछेगा कि सबसे पॉजिटिव चीज, मैं बोलूँगी जिंदगी लाइफ हैपन टू मी। कोई ऐसी चीज़ थी जिसका अभी मिस करते मैं नहीं कर पाई, इस तरह कोई टॉपिक था, कोई प्रोजेक्ट था जिस पे काम करना चाह रही हूँ, मन कर रहा हो, या अभी भी करने की इच्छा हो, ऐसा कुछ नया करने की, इसके अलावा? जैसे वो तो आपने चल रहा है, बहुत कुछ पाइपलाइन में चल रहा है, कुछ डिजिटल करना चाहिए। नहीं, मेरा बस हमेशा ये रहता है कि मुझे कई बार लोग ना, अरे किस सेलिब्रिटी का इंटरव्यू रहा, मुझे सेलिब्रिटीज की इंटरव्यू कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं लगती।
मैं हमेशा देश के सबसे आम आदमी की कहानी, आम लड़कियों की, कि कोई लड़की गांव से निकली, उसने क्या अचीव किया, तो आई थिंक मेरी वही जर्नी जब तक मैं काम कर रही हूँ मुझे लगता है वही चलती रहेगी। और कुछ बहुत नितिन बोला नहीं जाएंगे, मतलब ये डिस्क्लोज करना चाहें अब सीजन 8 आएगा जिंदगी की ऋचा में, देखते हैं क्या होगा कहानियां, बस ऐसा ना कुछ नया फ्लेवर, कुछ नया तड़का, कुछ नहीं, अपने रास्ते पे लोग टीआरपी की दौड़ में बहुत सारे रास्ते चेंज कर लेते हैं, ऊपर नीचे कर लेते हैं, अपने सिद्धांतों से कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, बट एक ही लाइन पे चलना, एक परसिवरेंस के साथ चलना, परसिस्टेंस के साथ चलना, और सिर्फ एक ही गोल के साथ कि लोगों को टच, मूव, इंस्पायर करना, लोगों को ऐसी पॉजिटिव इम्पैक्ट दें जिससे उनका जीवन बदल जाए, या जो लोग उनको देख रहे हों उनका अपना जीवन बदल जाए। तो इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि अगर आप किसी को कुछ सलाह देना चाहें, खास करके जो लोग मीडिया इंडस्ट्री में आज के बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं और बड़ा वो देखा कि वो कल्चर चेंज हो रहा है, बड़ा कम्पिटिटिव हो रहा है, बहुत सारे जर्नलिस्ट हाउस खुलने, पहले तो आपको टाइम तो होते भी नहीं थे, नहीं कुछ तो उनके लिए क्या सलाह दें? किस तरह, मतलब एक होता है ना कि उनके मन में एक आज के लिए आ गई है कि सडन ऐसे तरक्की मिल जाए, सक्सेस मिल जाए, नाम हो जाए, फेम हो जाए, उसके लिए बहुत सारे वो उठापटक भी कर लेते हैं, तो उनके लिए क्या संदेश देना या कुछ सलाह देना चाहेंगे कि किस तरह से उनको कैरियर के लिए एस्पायर करना चाहिए, क्या गोल्स होने चाहिए? देखिए मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर साहब, वो आप अपनी प्रोफेशन में ही मानेंगे, हर प्रोफेशन में आजकल जो यंगस्टर्स आ रहे हैं उन्हें काम कम करना चाहते हैं और रिजल्ट ज़्यादा चाहिए उनको। तो मुझे आज के युवाओं से थोड़ी सी ये प्रॉब्लम होती है कि मुझे लगता है कि हम लोग आज जहाँ दिख रहे हैं वहाँ आज ऐसे हमेशा नहीं थे ना, कभी हमने बहुत स्ट्रगल किया है। तो एक तो आप हमेशा ये मान के चलें कि जो 4 चेहरे आपको किसी भी न्यूज़ चैनल पर दिख रहे हैं, वो या जिंदगी ऋचा में अगर मैं दिख रही हूँ तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं बना रही हूँ या वो न्यूज़ चैनल वो 4 एंकर्स चला रहे हैं, पीछे 500 लोग काम कर रहे होते हैं, हमें हर एक का एक ड्यू होता है। तो सिर्फ ये सोच के ना चले कि बस जाएंगे और चेहरा टीवी पे दिखना चाहिए। अगर वैसी पत्रकारिता करनी है तो मतलब वो क्लैरिटी लाइफ में हमेशा चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, मैं बार बार कहती हूँ सिर्फ मीडिया नहीं, अगर हम अपने समाज को कुछ वापस नहीं दे पाए, एज ए डॉक्टर, एज एन इंजीनियर, एज एन एंटरप्रेन्योर, एज ए मीडिया प्रोफेशनल, हमें इतना मिला है, तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि गिविंग बैक टू सोसाइटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच। बताइए मुझे कि आप बीइंग ए सेलिब्रिटी, बीइंग ए सोशल इन्फ्लुएंसर, बीइंग ए मीडिया पर्सन, बहुत सारे काम रहते हैं, प्रोफेशनल काम रहते हैं, और घर में भी बैलेंस करना पड़ता है, बेटी है, हस्बैंड है, और मदर हैं जो कैंसर सर्वाइवर हैं, उनकी देख रेख करनी है, तो कभी लगता है कि बैलेंस करने में दिक्कत होती है? बैलेंस कैसे करते हो? कुछ नहीं, अगर लाइफ में आपकी प्रायोरिटी सेट होती है ना, क्लियर होती है। जैसे जब मैं न्यूज़ एंकर थी, सब कुछ था, लेकिन मेरी बेटी की थ्रू आउट स्कूलिंग मुझे नहीं याद कि मैंने उसका कोई स्कूल का फंक्शन मिस किया हो। वो मतलब पीटीएम पीटीएम में मैं बहुत इंटरेस्टेड नहीं होती थी, क्योंकि मुझे ना बेटी के कभी भी स्पोर्ट्स को लेकर बहुत ये नहीं हुआ कि वो बहुत हाई स्कोर करे। मैं हमेशा उसको बोलती थी मैं चाहूँगी तुम अच्छी इंसान बनो, ग्रेड तुम्हारा ए हो, बी हो, आई डोंट केयर, लेकिन अगर वो स्टेज पे परफॉर्म कर रही है, आई हैव नेवर मिस्ड एनी ऑफ हर स्कूल फंक्शन। वर्क लाइफ बैलेंस बिल्कुल, क्लैरिटी है, मिथ है, फैक्ट है, मिथ है मुझे लगता है। मिथ है। हाँ, और होता क्या है, आदमी से कोई नहीं पूछता वर्क लाइफ बैलेंस। मुझे एक और चीज से शिकायत है कि बैलेंस मेरा दोनों से पूछो ना, आदमी मतलब वो तो मिथ चला आ रहा है ना, वो मिथ है आ रहा है कि प्रोफेशनल लाइफ या वर्क लाइफ जो है वो आदमी करेंगे और जो इसलिए हाँ महिलाएं करेंगी। अब वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है तो सब बराबर आ रहे हैं कहीं ना कहीं। ये तो मुझे लगता है अब तो फैमिलीज थोड़ी सपोर्टिव हुई हैं, वैसे सपोर्ट करने लगी है, लेकिन अगर हर महिला और पुरुष भी अपनी लाइफ अपने दिमाग में क्लियर कर ले कि आज ये टाइम मेरे बच्चे का है तो फिर है, फिर चाहे मेरे पास कोई बहुत बड़ा असाइनमेंट आ रहा हो, बड़ा ऑफर आ रहा हो, मैं नहीं करूंगा, तो फिर नहीं होते दिक्कत। कोई ऐसा इंसिडेंट शेयर करना चाहिए जो आज तक आपने शेयर ना किया हो, बिहाइंड द सीन हो, कोई जब आप शूट कर रहे हो, कहीं जा रहे थे किसी शूट के लिए, कहीं ऐसा जिसने आपको हृदय विदारक हो आपके लिए, जिसने आपको टच किया हो या कुछ किया हो? जिंदगी लाइफ के टाइम होता था, और जिंदगी लाइफ के बाद आप इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कुछ एपिसोड्स ने ऐसा कर दिया था कि मुझे मेडिटेशन का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि मुझे ना जब ऐसे इतना दर्द आप बगल के इंसान में देख रहे हो ना, तो आपको ऐसा लगता था कि बस मेरे साथ भी यही हो जाएगा। तो हम लोग एक टॉपिक कर रहे थे, आईआईटी के बच्चे, जब याद एक फेज आया था आईआईटी में पढ़ रहे बच्चे सुसाइड कर रहे थे, और हमें लगता था सब तो अचीव कर लिया आईआईटी में, कितने कर रहे हैं, उस पर हम कर रहे थे। और मेरा प्रोड्यूसर जो उदयपुर गया था एक फैमिली से मिलने, उसको तक वहाँ रोने लगा उस बच्ची का फोटो एल्बम देख के। उसके बाद वो फैमिली 3-4 फैमिली स्टूडियो में आई डॉक्टर साहब, और एक मदर को देख के ना मुझे लगा कि शायद इस लेडी को ना किसी ने रोने ही नहीं दिया, इसने अपना बेटा खो दिया। बोली मैंने अपना जवान बच्चा इंजीनियरिंग कॉलेज भेजा था और मुझे लाश पकड़ाई गई। और अच्छा हुआ क्या, मैंने क्लोजिंग कर दी, मुझे लगा शो बंद हो गया, और मैं उठी और मैंने वो आंटी को गले लगाया, और वो जो फूट और हम दोनों फूट के रो रहे हैं। मुझे ये नहीं पता था कि कैमरा रोल हो रहा है, और मेरा तो पूरा यहाँ काजल मतलब होता है ना, और हम दोनों 5 मिनट तक सिर्फ रोते रहे, और मुझे ऐसा लगा था कि पहली बार शायद उन्हें किसी ने गले लगा के कोई रोया है। तो ऐसे, हालांकि वो बाद में वो क्लिप लगा दी गई थी चैनल में, तो मैं ऐसे बहुत स्टोरीज किए हैं, मैंने ऐसे बहुत डर। ऐसे मतलब मोटिवेट कैसे करते थे?
होता था, गिरती थी कई बार, घर आके कई बार मैं घर आके रोती थी। हस्बैंड सपोर्ट करते थे या अपने आप के लिए सब लोग मेडिटेशन? मैंने मेडिटेशन, मुझे इस चीज़ में तो मैं, क्योंकि क्या होता है आप किसी को नहीं समझा पाते। कोई मेंटर या कोच है आपका जो आज पहली बार कुछ बताना चाहेंगे लाइफ में, जिससे कभी फंसती थी, जहाँ वो दुखी होती थी या कुछ लगता था कि मुझे रास्ता नहीं दिख रहा है, तो कोई मेंटरिंग या कोचिंग के लिए किसी की हेल्प लेती थी? किसी देखिए प्रोफेशनल मेंटरिंग में कहूँ, मतलब जिस इंसान ने मुझे ज़िंदगी लाइफ लिखना सिखाया, क्योंकि उससे पहले मैं न्यूज़ एंकर थी, तो न्यूज़ एंकर्स और रिपोर्टर्स की बड़ी अजीब सी टेक्निकल भाषा होती है, उसके बाद मुझे ज़िंदगी लाइव लिखना है। अब ज़िंदगी लाइव आप सोचिए ना, कोई एसिड अटैक सर्वाइवर की तरफ से लिखना है, मुझे अभी तक याद है, आप उससे रिलेट कर पाएंगे। एल्जाइमर्स पे हम एक एपिसोड बनाए थे, केयर टेकर्स ऑफ एल्जाइमर्स को कितना स्ट्रेस होता है, तो मैंने बड़ी टेक्निकल सी ओपनिंग लिखी। तो मेरे बॉस संजीव पालीवाल, उनको मैं राइटिंग में मेंटोर कहती हूँ, बोले क्या बकवास लिख के लाई, उन्होंने मुझे बहुत डांटा, मैं बहुत रोती थी। बोले क्या होता है एल्जाइमर? मैंने कहा सर आप खाना खाएंगे भूल जाएंगे कि खाना खाया। बोले अच्छा और बताओ। मैंने कहा आपको ये नहीं याद होगा कि आपका बेटा है, आपकी बेटी है। अच्छा और 3-4 चीजें मैंने बताई। तो बोले ये लिखो ना, आम आदमी को तुम्हारी टेक्निकल नॉलेज से क्या करना है, ये बताओ आदमी को शुरू में कि अल्जाइमर क्या होता है। तो फिर उन्होंने मुझे सिखाया कि कैसे हाउ टू स्टेप इनटू द अदर पर्सन शूज एंड राइट द स्क्रिप्ट। हाँ, वो एम्पैथी इसकी हमारी पूर्वज एग्जैक्टली। तो वहाँ से मैंने लिखना सीखा। और बाकी अगर मैं स्पिरिचुअल उसमें कहूँगी तो आई थिंक ओशो ने मुझे बहुत संभाला इस सब से। जब वो होता था तो थोड़ा अपने आप को डिटैच रखना है। तो अगर आपको कभी कोई मौका मिले या मैं या हमारी टीम आपको आमंत्रित करे, रिक्वेस्ट करे आपसे कि भाई बहुत सारे जो ऐसे मरीज हैं जिनकी मतलब लाइफ बड़ी स्ट्रगलफुल होती है, आपने भी देखा होगा बहुत सारे लोग होते हैं हमारे यहाँ जो 60% 70% पॉपुलेशन जो है गांव में रहती है, और वहाँ पे सच में जो आपने देखा होगा कि वहाँ पे जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए जो स्वास्थ्य के लिए वो नहीं है, अगर हैं भी तो बहुत महंगी भी है, कई बार लोग अफोर्डेबल नहीं मिल पाते हैं। एक्सेसिबल अफोर्डेबल हेल्थ सर्विस की बात करते हैं, बहुत बार ऐसे केसेस होते हैं, रेयर केसेस होते हैं, जैसे आप लोगों ने बहुत बार क्लाउड फंडिंग करी होती है, पैसा नहीं होता है, करोड़ों के इंजेक्शन, बहुत कोई ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं, जरूरी नहीं रेयर हो, बट कुछ कॉमन चीज़ें, जैसे सर्वाइकल कैंसर एक बहुत कॉमन चीज़ है, बट उस पर लोगों के अंदर जागरूकता होनी चाहिए, उस पर आप जैसे लोगों को आगे बढ़ते आना चाहिए, जो सेलिब्रिटीज़ को बताना चाहिए। क्या बहुत सारी कॉमन चीज़ें हैं, जैसे मान लो बीमारियाँ हैं, कोविड फैल गया। अब कोविड खाली एक नहीं, कोविड जैसी बहुत सारी बीमारियाँ जो हर समय फैली हुई हैं, जो बिकॉज ऑफ पुअर हाइजीन की वजह से फैली हुई हैं, बिकॉज हम लोग बहुत सारे प्रोटेक्शन फॉलो नहीं करते, बहुत सारे रूल्स एथिक्स फॉलो नहीं करते। तो क्या ऐसे कुछ शो करना चाहेंगे फ्यूचर में, ऐसे हम लोगों के साथ मिलके इस तरह के, जिस तरह से आम जनता को कॉमन चीज़ों को बताएं, सो दैट उनकी ज़िंदगी बदले, उनके बच्चों की ज़िंदगी बदले, बीमारियों का इंसिडेंस कम हो जाए? तो बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो डॉक्टर साहब हमेशा, मतलब कई लोग मुझसे जब पूछते हैं ना एम्बिशन, तो मुझे मेरी लाइफ में सच बताऊं मेरा कोई मटेरियल एम्बिशन नहीं है। लोग सोचते हैं ना हम ये कार कर लें या ये, मैं अपने जिंदगी दृष्टा को इतना, मैं मनी के टर्म्स में तो अपनी प्रोग्रेस सोचती भी नहीं हूँ। मुझे बस ये है कि और क्या कर दूँ और क्या। सो अगर एनी शो दैट हेल्प्स मी गिव बैक टू सोसाइटी, आई एम ऑलवेज रेडी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और आपने तो मतलब जर्नलिस्ट से भी अच्छे सवाल पूछे। थैंक यू, आपको देख के थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत बहुत बधाई स्टूडेंट, वंडरफुल मीटिंग थी जो बहुत इंस्पायरिंग है। आप मैंने बड़े सही सोच समझ के आपका नाम लिया, मुझे लगता है जो किया मैंने दैट इज अ वंडरफुल थिंग। और मैं आप सबसे प्रॉमिस करता हूँ कि दर्शकों के लिए, जितने भी लोग हैं, बात दर्शकों की नहीं बात कर रहा हूँ, जितने भी इंडियन पॉपुलेशन, इवन ग्लोबली, आजकल हम लोग ग्लोबली पहुँच गए हैं बिकॉज ऑफ टेली कम्युनिकेशन, तो हम लोग ऋचा जी के साथ मिलके फ्यूचर में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स करेंगे जो बहुत सारे अनछुए पहलू हेल्थ के बारे में बताएंगे, सो दैट उसको आप समझें, इम्प्लीमेंट करें और बहुत सारी बीमारियों से बच सकें। आजकल प्रिवेंशन का ज़माना है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। उससे भी आगे बढ़ते हैं, प्रिडिक्शन का ज़माना है, प्रिडिक्टिव हेल्थ केयर आ गया है कि मतलब आप पहचान सकते हैं कि अगली 10 साल में वो कौन सी बीमारियाँ होने वाली हैं और अभी से ऐसे कौन सी चीज़ें करें जिससे वो बीमारियाँ आपको ना हो। तो उन सब बातों पर चर्चा करेंगे फ्यूचर में ऋचा जी के साथ। और बहुत बहुत धन्यवाद, अब दोबारा देना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे मैम। थैंक यू।